मान लीजिए एक इंसान है जो एक खाली कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है। उसने दरवाजे बंद कर लिए हैं और फोन स्विच ऑफ कर दिया है और वो बस दीवार की तरफ देखकर एकदम खामोश है। उसके होंठ नहीं हिल रहे हैं, कोई आवाज नहीं है। तो क्या वो इंसान इस वक्त कोई कम्युनिकेशन कर रहा है? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल कर रहा है। वही ना, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। वो खामोशी, वो बंद दरवाजा, वो सब चीख चीख कर एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। सही बात है। मतलब ये साबित करता है कि किसी भी इंसान के लिए कभी भी संवाद बंद करना या कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ऑफ कर देना तकनीकी रूप से असंभव है। हम हर पल कुछ न कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और आज के इस गहरे विश्लेषण का जो हमारा मुख्य मिशन है वो इसी अदृश्य प्रक्रिया को डिकोड करना है। हाँ, क्योंकि जो चीज हम दिन भर करते हैं, हर वक्त करते हैं, उसी में हम इतनी गलतियां क्यों करते हैं? और यही गलतियां तय करती हैं कि किसी के करियर और रिश्तों की दिशा क्या होगी। खामोशी वाले सुधारण ने तो असल में पूरी नींव ही साफ कर दी है। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब वो मुंह खोलकर कुछ बोलते हैं सिर्फ तभी कम्युनिकेशन होता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। एकदम सही। ये एक निरंतर चलने वाला लूप है। और विडंबना देखिए, जो काम इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दिन करता है, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, उसी काम में सबसे ज्यादा गलफतें होती हैं। आज हम उसी गलफत के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो अगर हर एक हरकत, हर एक चुप्पी एक संदेश है, तो इस पूरी अफरा तफरी को मापा कैसे जाए? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, संचार की इस पूरी इमारत को खड़ा करने के लिए 4 बुनियादी स्तंभ है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हाँ, सतह पर तो ये बहुत ही साधारण स्कूल स्तर की बातें लगती हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये चारों आपस में कितनी मजबूती से जुड़े हैं। जैसे स्रोत सामग्री में बहुभाषी होने का जिक्र है, मतलब एक से ज्यादा भाषाएं जानना। हाँ, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई इंसान विदेश यात्रा के दौरान सड़क के साइन बोर्ड पढ़ सके। बहुभाषी होना असल में दुनिया को देखने के नजरिए को चौड़ा करता है। बिल्कुल, वो अलग अलग संस्कृतियों के सोचने के तरीके को समझने का एक रास्ता है। भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जिसके जरिए हमारा दिमाग दुनिया को प्रोसेस करता है। जब कोई 2 भाषाएं जानता है तो उसके पास दुनिया को डिकोड करने के 2 अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं। अरे वाह, ये फ्रेमवर्क वाली बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन चाहे भाषा 1 हो या 10, जो मुख्य प्रक्रिया है वो हमेशा समान रहती है। मतलब वो सेंडर और रिसीवर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, एक सेंडर होता है जो अपने दिमाग के ख्यालों को शब्दों में एनकोड करता है, फिर वो उसे किसी चैनल या माध्यम से भेजता है। और सामने वाला यानी रिसीवर उसे सुनकर या पढ़कर डिकोड करता है। ये सुनने में एक सीधी लाइन वाली प्रक्रिया लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ी चूक होती है। और इस चूक को समझने के लिए वो कुरियर सर्विस का एनालॉजी बहुत सटीक बैठता है। हाँ, कुरियर वाला उदाहरण बताइए। मान लीजिए कि किसी ने एक बहुत ही कीमती पार्सल पैक किया जो कि सेंडर का एनकोडिंग हो गया। ठीक है। फिर उसे कुरियर कंपनी को दे दिया। अब जब तक उस पार्सल की डिलीवरी रिसीप्ट वापस नहीं आती जिसमें पाने वाले के दस्तखत हों, तो क्या हम मान सकते हैं कि पार्सल सही जगह पहुंच गया? बिल्कुल नहीं मान सकते। कभी नहीं। बातचीत में ये डिलीवरी रिसीप्ट असल में फीडबैक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग इस फीडबैक का इंतजार ही नहीं करते। वो बस अपनी बात हवा में उछाल देते हैं। एकदम, और बस मान लेते हैं कि बात पहुंच गई। पता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और वास्तविक कम्युनिकेशन के बीच यही एकमात्र फर्क है। वो कैसे? ब्रॉडकास्टिंग में एक टावर सिग्नल भेजता रहता है, उसे परवाह नहीं होती कि कोई रेडियो सेट उसे पकड़ रहा है या नहीं। अच्छा, हाँ। जब इंसान बिना फीडबैक के संवाद करता है तो वो बस ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। सेंडर ने जो मतलब सोचकर अपनी बात कही थी, क्या रिसीवर ने हूबहू वही मतलब निकाला? ये तो बिना फीडबैक के पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये बात सिर्फ और सिर्फ फीडबैक से ही साबित हो सकती है। लेकिन अगर रिसीवर को सही मतलब डिकोड करना है तो जिम्मेदारी सेंडर पर भी तो आती है ना? कैसी जिम्मेदारी? मतलब कि वो पार्सल को ठीक से पैक करे, जो संदेश एनकोड किया जा रहा है उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहीं पर स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क का जिक्र है, 3 C's का सिद्धांत। 3 C's? बिल्कुल। एक आदर्श संदेश को क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक। सुनने में तो ये किसी कॉर्पोरेट सेमिनार के जुमले जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन असल जिंदगी में ये कितनी बड़ी तबाही रोक सकता है, इसके उदाहरण काफी रोचक है। तबाही रोकना एकदम सही शब्द है। आपको पता है, काम के माहौल में होने वाली 90% गलतफहमियां इन्हीं 3 तत्वों की कमी से होती हैं। अच्छा, 90%? हाँ, मान लीजिए किसी को मीटिंग बुलानी है। क्लियर या स्पष्ट होने का मतलब है कि किसी भी तरह के अनुमान की गुंजाइश ना छोड़ना। मतलब गोलमोल बातें ना करना। बिल्कुल, ये कहने के बजाय कि हम अगले हफ्ते किसी दिन मिल लेते हैं, ये कहना कि हम मंगलवार 11 जून को सुबह 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। इसमें समय, दिन और जगह पूरी तरह से विशिष्ट है। हाँ, दिमाग को कुछ भी गैस नहीं करना पड़ता। और एक्यूरेट यानी सटीक होने का मतलब है कि जानकारी में तथ्य होने चाहिए। जैसे ये कहना कि प्रोजेक्ट का 50% काम पूरा हो चुका है, ना कि ये कहना कि काफी काम हो गया है। एकदम सही। लेकिन मेरे मन में कंसाइज यानी संक्षिप्त होने को लेकर एक उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? जब हम कहते हैं कि संदेश को बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए, तो क्या इससे इंसान मशीन जैसा नहीं लगने लगता? ये एक आम चिंता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी बहुत परेशान है और अपने मैनेजर से कहता है कि वो पारिवारिक कारणों से आज देरी से आएगा। अगर मैनेजर सिर्फ ये जवाब दे कि ठीक है, तुम देर से आ सकते हो, हाँ। तो ये स्पष्ट है, संक्षिप्त है, सटीक है। लेकिन क्या ये रूखा और सहानुभूति से खाली नहीं लगता? ये बहुत ही शानदार विरोधाभास है। अक्सर लोग संक्षिप्त होने को रूखा या भावनाओं से रहित होने के साथ जोड़ देते हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन 3 C's का असल उद्देश्य संदेश से कचरा हटाना है, इंसानियत नहीं। ओहो,
कचरा हटाना है, इंसानियत नहीं। बिल्कुल। संक्षिप्त होने का मतलब है अनावश्यक शब्दों और घुमावदार बातों से बचना। उसी मैनेजर वाले उदाहरण को लें। मैनेजर कह सकता है, मुझे परेशानी सुनकर खेद है, बिल्कुल आराम से देरी से आना। हाँ, ये बेहतर लग रहा है। ये वाक्य अभी भी बहुत संक्षिप्त है, इसमें कोई फालतू बात नहीं है, लेकिन इसमें एम्पैथी या सहानुभूति पूरी तरह से मौजूद है। संक्षिप्तता का मतलब शब्दों की कंजूसी नहीं है, बल्कि शब्दों का सही निवेश है। शब्दों का सही निवेश, ये बहुत गहरी बात है। अब मान लिया जाए कि सेंडर ने इन 3 C's का पूरी तरह पालन किया। ठीक है। संदेश स्पष्ट था, सटीक था, उसमें सहानुभूति भी थी। लेकिन जब वो संदेश रिसीवर तक पहुंचा तो रिसीवर शारीरिक रूप से तो वही मौजूद था, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने फोन के नोटिफिकेशंस के बारे में सोच रहा था। हाँ, ये तो आजकल हर जगह होता है। बिल्कुल, ये वो बिंदु है जहां से बातचीत का पूरा मनोविज्ञान बदल जाता है। स्रोत सामग्री में हियरिंग और एक्टिव लिसनिंग के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। हियरिंग यानी सिर्फ आवाज का कानों तक पहुंचना, और एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय रूप से सुनना। देखिए, हियरिंग एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं और बस इंसान को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो तो बैकग्राउंड नॉइज की तरह हो गया। बिल्कुल, लेकिन सक्रिय रूप से सुनना एक दिमागी कसरत है। ये कला है जिसमें न केवल वक्ता के शब्दों को, बल्कि उसके लहजे, शारीरिक भाषा और भावनाओं को भी समझा जाता है। जब कोई सिर्फ सुन रहा होता है तो वो केवल जानकारी जमा कर रहा होता है, लेकिन एक्टिव लिसनिंग में 5 अलग अलग संज्ञानात्मक चरण शामिल होते हैं। और वो 5 चरण हैं: रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग और रिस्पॉन्डिंग। एकदम सही। इन चरणों को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल भोजन पचाने की तरह लगती है। भोजन पचाने की तरह? वो कैसे? इंसान सिर्फ खाना मुंह में रखकर ये नहीं कह सकता कि उसने पोषण ले लिया। हाँ, ये तो है। शरीर को उसे अवशोषित करना होता है, जो अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग है। फिर शरीर तय करता है कि कौन सा पोषक तत्व कहाँ जाएगा। ये इवैल्यूएटिंग हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और अंत में उस भोजन से जो ऊर्जा पैदा होती है और शरीर जो काम करता है, वो रिस्पॉन्डिंग है। ये एनालॉजी इस आंतरिक प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? पाचन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जबकि कम्युनिकेशन में एक दूसरा व्यक्ति भी शामिल है। इसलिए जो 5वां चरण है, रिस्पॉन्डिंग या प्रतिक्रिया देना, वो सबसे अहम हो जाता है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति सामने वाले की बात पूरी तरह समझ ले, उसका मूल्यांकन भी कर ले, लेकिन चेहरे पर कोई भाव न लाए, बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा रहे, हाँ, वो ब्लैंक फेस बना, बिल्कुल, तो वक्ता को लगेगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। प्रतिक्रिया ना देना कोई तटस्थ स्थिति नहीं है, ये अपने आप में एक्टिव लिसनिंग की विफलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रतिक्रिया ना देना भी एक तरह की विफलता है। बिल्कुल। और इस विफलता का असर कितना भयानक हो सकता है, इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण स्रोत सामग्री में दिया गया है। कपिल की कहानी। हाँ, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाला उदाहरण। मान लीजिए कपिल अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है। क्लाइंट उसे बता रहा है कि हाल ही के मार्केट क्रैश की वजह से उनकी कंपनी डरी हुई है और उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित और कम बजट वाली मार्केटिंग रणनीति चाहिए। और यहाँ कपिल का दिमाग क्या कर रहा होता है? वही तो, कपिल के कानों में बजट शब्द तो पड़ता है, मतलब रिसीविंग हो रही है। हाँ। लेकिन उसका दिमाग पहले से ही अपनी उस शानदार, महंगी और आक्रामक मार्केटिंग पिच को याद करने में लगा है, जिस पर उसने हफ्तों मेहनत की थी। वो क्लाइंट के डर को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं, वो इवैल्यूएट नहीं कर रहा, वो बस क्लाइंट के चुप होने का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही क्लाइंट चुप होता है, कपिल शुरू हो जाता है। हाँ, वो अपनी महंगी योजना सुनाने लगता है। नतीजा ये होता है कि क्लाइंट को लगता है कपिल ने उसकी परेशानी समझी ही नहीं, और कपिल वो डील हार जाता है। ये उदाहरण एकदम सटीक है। कपिल की हार उसकी खराब मार्केटिंग योजना की वजह से नहीं हुई। तो किस वजह से हुई? वो अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएटिंग वाले चरण को जंप कर जाने की वजह से हुई। वो सुन नहीं रहा था, वो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। ये तो बहुत आम बात है। और यही हम इंसानों के कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा है। हम अक्सर ये समझने के लिए नहीं सुनते कि सामने वाला क्या कह रहा है, हम सिर्फ अपना जवाब तैयार करने के लिए सुनते हैं। हाँ, बस 1 माइक्रो सेकंड के पॉज की तलाश होती है ताकि अपनी बात घुसा सकें। बिल्कुल। तो ये जो अपना जवाब तैयार करने की जल्दबाजी है या दिमाग का जो शोर है, इसे रोका कैसे जाए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि असल जिंदगी में हम किसी शांत कमरे में तो बैठे नहीं हैं। आसपास फोन बज रहे हैं, तनाव है, और सबसे बड़ी बात हमारे अपने पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह यानी बायसेस। ये सबसे खतरनाक बाधा है। हम अक्सर किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेते हैं और उसी फिल्टर से उसकी बात सुनते हैं। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसकी अच्छी बात में भी साजिश ढूंढ लेते हैं। एकदम सही कहा आपने। पूर्वाग्रह हमें वो सुनने पर मजबूर करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, ना कि वो जो असल में कहा जा रहा है। तो इसका इलाज क्या है? इसे तोड़ने के लिए ही एक बहुत ही व्यवहारिक फ्रेमवर्क काम आता है, रिस्पेक्ट मॉडल। RESPECT। हाँ, स्रोत सामग्री में इसका पूरा ब्रेकडाउन है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक चेकलिस्ट है जिसे किसी भी तनावपूर्ण बातचीत के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस चेकलिस्ट को एक असली परिस्थिति में डालकर देखते हैं। मान लेते हैं ऑफिस में 2 लोगों के बीच बहस हो रही है। ठीक है, माहौल बहुत गर्म है। हाँ, तो सबसे पहला कदम होता है R, यानी रिमूव या हटाना। इसका मतलब सिर्फ लैपटॉप बंद करना नहीं है, इसका मतलब है उस पल के लिए हर उस चीज को हटा देना जो ध्यान भटका सकती है। बिल्कुल, ये शारीरिक हरकत सामने वाले को पहला संदेश देती है कि मैं पूरी तरह से यहाँ मौजूद हूँ। और उसके तुरंत बाद आता है E और S, यानी आई कॉन्टैक्ट और शो। आंखों का संपर्क एक मनोवैज्ञानिक पुल बनाता है, लेकिन घूरना और संपर्क बनाए रखने में फर्क है। हाँ, शो करने का मतलब है अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला रखना, हाथ बांधकर पीछे झुकने के बजाय थोड़ा आगे की ओर झुकना और बीच बीच में सिर हिलाना। ये साबित करता है कि जो रिसीविंग हो रही है वो बिना रुकावट के हो रही है। लेकिन असली चुनौती तो दिमागी स्तर पर आती है, वो जो P और E है, पे अटेंशन और एम्पैथाइज। हाँ,
जब बहस चल रही हो तो सामने वाले की झुंझलाहट को अपने ऊपर हमले की तरह लेने के बजाय ये सोचने की कोशिश करना कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है। खुद को उसकी जगह पर रखकर देखना। बिल्कुल, शायद उस पर किसी और प्रोजेक्ट का दबाव हो। सहानुभूति ही वो चाबी है जो पूर्वाग्रहों के ताले को खोलती है। जब सहानुभूति होती है तो बचाव की मुद्रा खत्म हो जाती है। और अगर बहस में कुछ ऐसा कहा जाए जो समझ ना आए तो बचाव करने के बजाय सी का इस्तेमाल करें। क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना। जैसे ये पूछना कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मेरे इस फैसले से तुम्हारा काम बढ़ गया। एकदम सही। ये सवाल सामने वाले को एहसास कराता है कि आप वाकई उसकी परेशानी की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं। और अंत में इस मॉडल का सबसे मुश्किल हिस्सा आता है टी, यानी ट्यून करना। हाँ, ये सबसे अहम है। वक्ता की लय के साथ जुड़ जाना और उसे अपनी बात पूरी करने देना। वो जो बीच में टोकने की भयानक खुजली होती है ना, उसे रोकना। वो शांति बर्दाश्त करना। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करके चुप होता है तुरंत अपना जवाब ना दागना। वो 2 सेकंड का पॉज बहुत भारी लगता है, लेकिन असल में उसी 2 सेकंड की शांति में एक्टिव लिसनिंग अपना जादू दिखाती है। वो शांति दिखाती है कि जानकारी को प्रोसेस किया जा रहा है। अगर ये पूरा चक्र सही से चल जाए तो बड़ी से बड़ी बहस सुलझ सकती है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन कोई ऐसी घटना नहीं है जो बस अपने आप हो जाती है। ये एक कौशल है जिसे बार बार अभ्यास से निखारा जाता है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोया जाए तो बात ये निकल कर आती है कि अच्छा संचारक वो नहीं है जिसके पास दुनिया के सबसे भारी भरकम शब्द हैं। सही कहा। बल्कि अच्छा संचारक वो है जो अपने संदेश को इस तरह गढ़ता है कि उसमें कोई कचरा ना हो, जो पार्सल भेजने के बाद फीडबैक का इंतजार करता है, और सबसे बड़ी बात, जो सुनने की हिम्मत रखता है। हाँ, जो कपिल की तरह सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करता, जो सामने वाले की भावनाओं का मूल्यांकन करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जिससे इंसान न सिर्फ अपने पेशे में बल्कि अपने व्यक्तिगत रिश्तों में भी नई गहराई ला सकता है। बड़ा सम्मान होता है। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। तो उस सम्मान को बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए उसी विचार पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो खाली कमरे वाला विचार। हाँ, वो खाली कमरा, वो खामोशी। हमने ये जाना कि इंसान कभी भी संवाद करना बंद नहीं कर सकता। उसकी चुप्पी भी एक भाषा है। तो श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ के जा रही हूँ। सोचने वाली बात यह है कि यदि हमारा हर एक व्यवहार, हमारा इग्नोर करना, हमारी खामोशी, यहाँ तक कि किसी मैसेज का रिप्लाई ना देना भी सामने वाले के दिमाग में एक संदेश बुन रहा है, तो क्या हमारे पास ये चुनने की आजादी है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? वही तो। या फिर हम अनजाने में ही हर दिन अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने व्यवहार से ऐसी कहानियां गढ़ रहे हैं जो शायद हम कहना ही नहीं चाहते। अगली बार जब किसी बातचीत में खामोशी छा जाए तो एक पल रुक कर जरूर सोचना चाहिए कि वो खामोशी कितनी जोर से चीख रही है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।